दलहन के मार्केट में काफी कुछ हलचल हो रहा है, तो हमने सोचा कमोडिटी विशेष में आज क्यों ना दलहन मार्केट के साथ शुरुआत की जाए। और हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, हर्षा राय हैं, हिंदुस्तान से आई हैं, लेकिन हम बैठे हैं कोलंबो में, जहां बातचीत होगी पल्सेस मार्केट को लेकर कि पल्सेस मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। हर्षा राय मयूर ग्लोबल कॉर्पोरेशन की हेड हैं। शुक्रिया हर्षा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हम शुरुआत हर्षा करेंगे तुअर के साथ। तुअर को लेकर क्या हो रहा है? तुअर के दाम तेजी से नीचे आ रहे हैं, सरकार लगातार कोशिश भी कर रही थी पिछले 2-3 सालों से, लेकिन अब वो फ्रूटफुल होता दिख रहा है। तो प्रोडक्शन के नंबर भी ठीक ठाक आ रहे हैं, इंपोर्ट की सप्लाई ज्यादा है, बाकी सप्लाई के जरिए भी उसे कम करने की कोशिश हो रही है। आपका टेक क्या है? विश्व जी, मैं बोलूंगी तुअर के प्राइसेस अब काफी नीचे आ चुके हैं, प्राइसेस काफी कंटेन हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर इन्फ्लेशन, और यही सरकार चाहती थी। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये साल इंडिया में प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा रहा है, एंड प्रोडक्शन दूसरे ओरिजिन्स में भी काफी अच्छा रहा है ये साल। तो हम तुअर के प्राइसेस काफी नीचे आते हुए देख रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर द मार्केट। ओके, चलिए, तुअर के दाम नीचे के, आपको क्या लग रहा है कि एमएसपी के नीचे भी टिक सकता है तुअर के दाम? ये सब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब एमएसपी पे ग्रोवर से बाइंग करना शुरू करेगी। अगर गवर्नमेंट एक राइट टाइम पे ग्रोवर से एमएसपी पे बाय करना शुरू करेगी तो मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा उस प्राइसेस पे। अदरवाइज वी कुड सी प्राइसेस अंडर प्रेशर फॉर सम टाइम फॉर श्योर। ओके हर्षा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा चने को लेकर। चने को लेकर भी अब ये इस तरह की आशंका बनने लगी है कि जो तेजी है वो तो थम ही गई है, तेजी के बाद अब एमएसपी के नीचे आने का भी खतरा बन गया है, क्योंकि पीली मटर की जिस तरह के इंपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह के नंबर आ रहे हैं, सरकार लगातार फ्री इंपोर्ट करने का फैसला सरकार का है, फरवरी तक उसे बढ़ाया भी गया है। क्या लग रहा है, चने में और गिरावट आएगी क्योंकि अब अराइवल सीजन के हम नजदीक आ गए हैं? अगर हम चने का प्राइस प्रेशर देखें तो वो उसका मेनली रीजन जो है वो अभी लॉट ऑफ अराइवल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है, जो कि एक्सपेक्टेड था। इस साल ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन काफी अच्छा बैठा है, सीडिंग तो उनका अच्छा था ही, लेकिन उनको जो यील्ड्स मिले हैं वो फिनोमिनल मिले हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की लोडिंग रिपोर्ट्स देखें तो दे हैव शिप्ड फिनोमिनल क्वांटिटीज इन नवंबर एंड दे विल शिप इन दिसंबर ऑल्सो एज पर द मार्केट सोर्सेज। सो एक वो प्राइस को प्रेशर जरूर क्रिएट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, येलो पीस हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड इन अ रियली गुड वे दैट वी हैव सीन। जितना हमने येलो पीस इंपोर्ट किया है, हमने जितना कंजम्पशन देखा है येलो पीस का, उससे साफ दिख रहा है कि येलो पीस सब्स्टिट्यूट हुआ है, ना सिर्फ चने के लिए, अदर पल्सेस के लिए भी। तो हाँ, चने के प्राइसेस जो हमें एक्सपेक्टेड था कि प्रेशर आ सकता है, वो हमने अभी देखा है। पर आगे जाके हमें ये जरूर देखना है कि हमारे इंडिया में चने का सीडिंग कैसा होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे ग्रोइंग सीजन में वेदर कैसा रहता है। हमें भी वो फिनोमिनल लीड्स का जरूरत है टू गेट अ वेरी गुड प्रोडक्शन ऑफ चना। तो वो एक बिग क्वेश्चन है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, लेकिन हम अगर प्राइस प्रेशर की बात करें तो दैट इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस अराइवल्स ऑफ येलो पीस एंड चना फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। ओके, आप ऑस्ट्रेलिया में विजिट करके आई है, वहाँ के क्रॉप को देखी होंगी, क्या लग रहा है वहाँ की सप्लाई किस तरह की है, वहाँ का प्रोडक्शन के नंबर किस तरह के हैं, और भारत में क्या कुछ वहाँ का चना आने वाले समय में देखने को मिलेगा? ये साल जो गवर्नमेंट का डिसीजन रहा, इंडियन गवर्नमेंट का, कि चना का जो उन्होंने इंपोर्ट अलाउ किया ड्यूटी फ्री, वो ऑस्ट्रेलियन ग्रोवर के लिए काफ़ी एक राइट टाइम पे डिसीजन आया। एंड हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में इस साल बिजाई बहुत अच्छी हुई। बट जो सबसे अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई वो ये हुई कि उन्हें हर स्टेप पे एक बहुत अच्छा वेदर मिला, जो उनकी क्रॉप के लिए बहुत अच्छा प्रूव हुआ। एंड दे हैव कम अप विद द क्रॉप प्रोडक्शन विच इज़ फिनोमिनल। अगेन उनके यील्ड्स बहुत अच्छे बैठे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का डेफिनेटली प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और सप्लाई बना रहेगा। लेकिन हमारा इंपोर्ट आगे कितने टाइम तक अलाउ रहेगा, वो भी एक बिग क्वेश्चन है कि क्या हम उस पूरे सप्लाई को ले पाएंगे या हम लेना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन इस साल बहुत अच्छा है, एंड वो हमें आगे भी सप्लाई देंगे। अगेन इस साल अगर इंडिया एक्सटेंशन देता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स का, तो प्रॉबेबली हम नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में सीडिंग और अच्छी देखेंगे चने की, बिकॉज वहाँ के ग्रोवर्स को बहुत अच्छा प्राइस मिला है चने का ये साल। ओके, अब पीले मटर के इंपोर्ट की बात करते हैं। इसको लेकर इंडस्ट्री में काफी इश्यूज वगैरह है, कहा जा रहा है कि इंपोर्टर्स को पिछले साल काफी नुकसान हुआ है। क्या लग रहा है कि फ्री इंपोर्ट का जो सिलसिला है वो सरकार को अब रोकने का वक्त आ गया है? किसानों को भी बेहतर भाव देना चाहिए, बाकी स्टेक होल्डर्स जिसमें कारोबारी ट्रेडर्स भी आते हैं, उनके हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि येलो पीस के जो एक्सटेंशन आए हैं वो बहुत शॉर्ट विंडोज के लिए आए हैं, जिसके कारण काफ़ी डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट रहा है इंपोर्टर्स के लिए। जब येलो पीस का पहले इंपोर्ट खुला था तब हमारे पल्सेस प्राइसेस काफ़ी हायर थे, फिर वो तुअर हो, उड़द हो या चना हो। बट अब ये प्राइसेस काफ़ी कंट्रोल हो चुके हैं, प्रोडक्शन हमें काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप तुअर की बात करें या हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया हमें चना दे रहा है और हमारा भी चना का प्रोडक्शन अभी आएगा, तो उनको अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो येलो पीस जो एक सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट रोल प्ले कर
रहा था वो काफी हद तक वो रोल उसका पूरा होने को आया है। तो येलो पीस का जो एक्सटेंशन है या तो वो किसी एक क्वांटिटेटिव मेजर या रेस्ट्रिक्शंस के साथ लाए, अगर गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि हमारी चने की क्रॉप कैसी आती है, क्योंकि अभी हमारी सरकार ने हमारी चने की हार्वेस्ट नहीं देखी है, जो अभी हुई नहीं है। सो अगर वो एक डिलेमा है कि हमारा चने का प्रोडक्शन कैसा होता है और क्या हमें अभी भी येलो पीस एज ए सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो वो सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए कि अगर हम येलो पीस के बफर स्टॉक की बात करें, जो बफर स्टॉक इन द सेंस जो मार्केट में एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी है, दैट इज अराउंड 1.1 मिलियन टन एट पोर्ट्स, विच इज इनफ। इवन अगर येलो पीस का सब्स्टिट्यूशन होता है आने वाले टाइम में, तो भी हमारे पास इनफ स्टॉक्स है एट ऑल इंडियन पोर्ट्स। सो वी आर नॉट इन अ कंडीशन कि जहां हम एक साल पहले जब हमारे पास येलो पीस का कोई स्टॉक नहीं था और हमारी सारी पल्सेस प्राइसेस बहुत ऊपर थी, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। सो ये नेक्स्ट एक्सटेंशन आता है कि नहीं आता है, गवर्नमेंट शुड कीप इन माइंड द स्टॉक्स विच इज ऑलरेडी देयर एट द पोर्ट, चना का प्रोडक्शन which is good in Australia, other pulses prices which have come down in India itself, and we might have a good chana production if the seeding goes well and अगर मौसम अच्छा रहा तो नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ये सारे पॉइंट्स नोट कर ही रही होंगी। और आप लोगों से इंडस्ट्री से एसोसिएशन से फीडबैक तो जा ही रहा है, लगातार उसकी डिमांड भी हो रही है। आखिरी सवाल लेंटिल को लेकर होगा, क्या लग रहा है आपको? लेंटिल आप बहुत क्लोजली ट्रैक भी करती हैं, क्या लग रहा है लेंटिल के दाम स्थिर ही रहेंगे कि और भी कम होंगे? हालांकि दाम काफी समय से कम ही है। अगर आप लेंटिल्स की बात करें, जो मैंने जब आपसे लास्ट टाइम चर्चा करी थी इस बारे में, मैंने आपको कहा था कि लेंटिल्स का जो नेक्स्ट डायरेक्शन आएगा वो ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप से आएगा, क्योंकि कनाडा की क्रॉप ऑलरेडी कम है एंड ऑस्ट्रेलिया वाज ऑलवेज गोइंग थ्रू अ वेदर इशू जहां बहुत ड्राइनेस थी और उनके यील्ड्स काफी कम थे। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया ने जो हमें 17 लाख टन का क्रॉप लास्ट ईयर दिया था, वो शायद इस बार 12 लाख टन का देगा, तो प्रोडक्शन वहां भी कम है। और अगर हम इंडिया की सीडिंग की बात करें, जो हम ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात करें, हमें ये समझ में आ रहा है कि मसूर की सीडिंग इंडिया में इस बार कम होगी, बिकॉज सारे ग्रोइंग एरियाज में जहां मसूर की बिजाई होती है वहां किसान का रुझान बहुत काफी हद तक वीट की तरफ है। तो एक और जो लास्ट ईयर मसूर के एकड़ में प्रॉब्लम आई थी वो थी डिसीज, तो उसको भी लेके किसान काफी चिंतित है, और इस साल लेंटिल्स का एकड़ काफी हद तक वीट पे जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि अगेन हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत कम है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स इश्यूज, बिकॉज ऑफ मेनली फ्रॉम कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमें इम्पोर्ट के अराइवल्स इतने नहीं दिख रहे जो हमें इसके एक साल पहले बहुत दिखे थे। तो लेंटिल्स की सिचुएशन अभी भी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच द गवर्नमेंट हैज द स्टॉक्स, वो किन भाव पे उसको ऑफलोड करते हैं और हमारी नेक्स्ट क्रॉप किस तरीके से आती है। अब मैं आखिर में जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा, 2025 क्या कंज्यूमर ईयर रहने वाला है दालों के हिसाब से? क्योंकि अब तक कंज्यूमर्स के लिए से बहुत अट्रैक्टिव भाव नहीं रहे हैं, मैं आम लोगों की बातचीत कर रहा हूँ। क्या लग रहा है इस साल कंज्यूमर्स को काफी सस्ता दाल खाने को मिलेगा? आप बिल्कुल डेफिनेटली आप देखिए, तुअर के प्राइसेस कम है, उड़द के प्राइसेस कम हो गए, चने के प्राइसेस 83 से जाके अब इतने नीचे आ गए हैं, मसूर ऑलरेडी आप जिस लेवल्स पे देख रहे हैं, तो कंज्यूमर के लिए तो ऑलरेडी प्राइसेस काफी हद तक नीचे आ चुके हैं। इट इज नॉट द इंडस्ट्री विच इज फेसिंग लॉट ऑफ लॉसेस बिकॉज ऑफ सच प्राइस फॉल्स, आई वुड से। तो एक ऐसे पॉलिसी जो इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो, इट इज द मस्ट रिक्वायरमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड से। थैंक यू हर्षा जी, आपने वक्त निकाला और सारे ही दालों पे आपने अपनी राय रखी। तो हर्षा जी थी मयूर ग्लोबल कॉर्पोरेशन से, और जिन्होंने हर दाल पर बारीकियों से अपनी राय दी। उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया और कई सारे पल्सेस, ग्लोबल मार्केट के पल्सेस मार्केट में जाके ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाके वो विजिट करती है, वहाँ के ग्राउंड की स्थिति देखती है, उसके बाद वो अपना एस्टिमेट एनालाइज करती है। चलिए, कमोडिटी विशेष में अब दलहन के बाद अब बारी हो गई है अगले सेगमेंट की। उस सेगमेंट में हम बात करेंगे शुगर की, और फिर हम बात करेंगे एडिबल ऑयल को लेकर। एडिबल ऑयल को लेकर क्या मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, इंपोर्ट के नंबर क्या कह रहे हैं, और साथ ही इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री में क्या कुछ होने वाला है, वो भी हम आपके लिए आगे दिखाएंगे। आज ईटी नाउ स्वदेश की टीम है कोलंबो के पास, निगम्बो बीच के पास, जहां पर आज हमारे साथ एक हिंदुस्तान के शुगर के कारोबारी है, मेयर कमोडिटीज से राहिल शेख हैं, और साथ ही रंगा जी हैं जो यहाँ पे एसआर लंका एग्रो फार्म चलाते हैं, शुगर में इनका कारोबार है। इन दोनों से समझते हैं कि इंडिया में का जो शुगर मार्केट है उसका श्रीलंका से क्या कनेक्शन है, उसका क्या फ़ायदा वहाँ पर मिल रहा है कोलैबोरेशन का, और साथ ही श्रीलंका को भारत से क्या चाहिए। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, हम दोनों लोगों से समझेंगे। रंगा, सबसे पहले honestly, now, we have been trading sugar for the last 25 years. So Sri Lanka is a very crucial market for sugar. We import for about 600,000 tons annum. And so India has been a very crucial country for us. When it comes to India, India has a couple of refineries. So anytime you can buy sugar from their refineries.
So what is important from India is getting sugar. Is let's say if you take the other countries like Dubai, South America, and all these countries, the shipment periods takes 45 days to 3 months almost. And if you take India, so let's say if you do a contract, so we can get the sugar in a couple of weeks actually. So that is what is very, very important in the sugar market. Its sugar market in Sri Lanka is very volatile, and so India is being a side of us is very important. Okay. If India would have allowed the sugar export to Sri Lanka, then what will be the benefits to your company and overall from your Sri Lanka perspective? How do you see this? So any day if India allows the one-field sugar allows to export, so Sri Lankan market will go down and it will be beneficial to Sri Lankan consumers. So, but anyhow, I think India is being there for the refined market. So always, so we have India for the refined sugar. Okay, so what do you expect from Indian government to make any policy changes to support the Sri Lankan economy? It's like this. So what we should know. If India is allowing, so I think we'll have to get educated before they export. See, it's like this now. If you take the Sri Lankan importers, we have contracted. We have long-term contracts. Okay. So what will happen is, see now if I explain for the last 1.5 years, so when India was not there, so we have been contracting from all the other trade houses all over the world. So and we have contracted for the next, I would say 3 to 6 months. Okay, so if India comes to this market, so a lot of the prices would come down and the import, and there can be a lot of defaults take place. Okay. So my suggestion, I think, we'll have to look into that as well. Okay. So if India wants to export, so maybe my suggestion, they'll have to keep a minimum export price. So they'll have to come up with a certain price idea. So they have to have a certain price. Otherwise, the market will the flood in other countries, and I think especially in Sri Lanka, and it can be a big problem for Sri Lanka. Okay, actually. So what kind of collaboration you have with the Mia Commodities? We have actually now. Let me explain a bit of this Mia Commodities and the SAGRO Lanka. This is the first collaboration in Sri Lanka. Start with an Indian partner. So we represent RS Lanka. And with Mia Commodities Health, we have started SAGRO Lanka. So we have captured for the last, I think we have started last year. And for the last 9 to 10 months, we have captured more than 5 to 7% of the market. Okay. राहिल भाई, आपसे मैं बात करूंगा, किस तरह का कोलैबोरेशन है इस लंका की कमोडिटीज़ के साथ, और क्या किस तरह की और उससे कितना फ़ायदा हो रहा है एक इंडियन कंपनी को श्रीलंका में यहाँ पे काम करके? सर, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि श्रीलंका का एक मार्केट हमने खुद डेवलप किया है आरएस लंका के साथ में मिलके, जहाँ पे उनके हिस्सेदारी 60% है और हमारी 40 है यहाँ के लोकल लॉज के हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि श्रीलंकन को ये कॉन्फिडेंस देना कि हम परमानेंटली देश विदेश से बाहर नहीं है, हम शुगर एक्सपोर्ट से परमानेंटली बाहर नहीं है, ये हमारा मार्केट है और हम इसको हमेशा अपने पास रखें। हो सकता है हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट आज बैन है, बट हम यूरोप से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यूरोप से दुबई से इंपोर्ट कर रहे हैं, बट ये हमारा हिस्सा है और हम यहाँ पे हमेशा कारोबारी बन के, और यहाँ पे सहूलत जो है इनको आप ज़रूरत है, जैसे इन्होंने कहा कि सबसे सस्ता माल इनको हिंदुस्तान से ही मिल सकता है। आज अगर इनको शिपिंग कॉस्ट नहीं, जैसे शिपिंग कॉस्ट हो गया और जस्ट इन टाइम ऑपरेशन हो गया कि 7 दिन में चीनी पहुंच जाएगी, तो हिंदुस्तान जो है इनको आज चीनी दे सकता है $470 में। आज ये खरीद रहे ब्राजील से $550 में। तो एक इकोनॉमी का एक हिस्सा है जो हमारा हिस्सा है, उसको हम $70 एक्सपेंसिव चीनी दिला रहे हैं बाय बैनिंग एक्सपोर्ट एट आवर एंड। जबकि शुगर एक्सपोर्ट बैन के अलावा जो कुछ बाई प्रोडक्ट्स हो शुगर के जो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते होंगे? सर, आज तो हम शुगर पे यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं, बट आप देखिए तो यहाँ पे मसूर दाल जो है जो ऑस्ट्रेलिया से आती है उसमें हम थोड़ा कारोबार कर रहे हैं। हम चाइना से यहाँ पे सर एग्रो लंका में थोड़ा बहुत कैन फिश मंगाते हैं जो हम बेचते हैं। बट आइडिया यही था, हमने 1 साल हुआ ये कंपनी ज्वाइन करके, कि हमारा यही है कि इंडिया से हम एग्री कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट बास्केट बना करके श्रीलंका को क्या सप्लाई कर सकते हैं और इनके कंज्यूमर को हम सबसे सस्ता प्रोडक्ट इंडिया से क्या मुहैया करा सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है। देखिए, एक कारोबारी है, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको सबसे सस्ती चीज़ श्रीलंका को भी पहुंचानी है और जहां तक हमारे पास से जो ग्लट है उस चीज़ों को हम उनको मुहैया करा सकते हैं।
क्या लग रहा है आपको, क्या शुगर एक्सपोर्ट खोलने का हिंदुस्तान के लिए अभी सही समय है या वेट करना चाहिए? सर मैंने हमेशा से कहते आया हूँ, देखो कि सरकार जो है वो सबसे, भगवान के बाद अगर कोई आता है तो सरकार आती है, तो उनका जो निर्णय है वो बड़ा चैलेंजिंग नहीं होता है, वो अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से चलते हैं। तो मेरा अनुमान है कि भारत सरकार के पास में 80 लाख टन का स्टॉक है। भारत सरकार अगर अनुमान लगा भी ले कि 320 का उत्पादन होगा तो 400 की हमारे पास अवेलेबिलिटी है। टोटल सप्लाई उसके सामने 290 की खपत हो गई तो हमारे पास 110 लाख टन बच गया। 40 लाख टन अगर हमने एथेनॉल में डाइवर्ट किया तो सरकार के पास आज 70 लाख टन बचता है, 68-70 लाख। अभी एक मुद्दा एमएसपी को लेकर, शुगर एमएसपी घरेलू मुद्दा है, हालांकि रंगा को उनसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन एमएसपी आपको लग रहा है कि बहुत वक्त लग गया, एमएसपी या तो क्लियर होना चाहिए, कुछ भी बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, एथेनॉल के प्राइसेस को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, लटका के रखने का क्या मतलब है? मजा तो आता है, अगर नहीं लटकेगा तो यू नो इट्स अ प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि क्या 6 महीने बाद बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है। बट मेरा मानना यह है कि जब आप एफआरपी बढ़ाते हो तो आपने एफआरपी 100 रुपया बढ़ाया, उसमें 50 रुपया 60 रुपया योगदान शुगर का है, 40 रुपए का योगदान एथेनॉल का है। अब वो बेसिस पे एक फार्मूला डिराइव कर लो ताकि फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड बट दे आर नॉट फॉलोइंग एक्चुअली, ताकि इसको हम रोजाना बात ना करें कि हमको पता है कि 100, देखो सबसे इम्पोर्टेंट एमएसपी या एथेनॉल प्राइसिंग का नहीं है, ये है कि हमको शुगर केन पे अगर सस्टेनेबल रहना है तो हमको मिलर को इतना इनकम देना पड़ेगा कि वो भी प्रॉफिटेबल रहे और किसान को भी पैसा मुहैया हो। अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएगी और कंज्यूमर को उसकी चीनी सस्ती मिले तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव अगर सरकार के सॉल्व होते हैं तो एक फार्मूले के तहत सारी चीज़ें हो सकती है। उसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस या आइंस्टाइन ब्रेन की जरूरत है। थैंक यू राहिल भाई आपका, एंड थैंक यू मिस्टर रंगा, प्लेजर टू टॉक टू यू। बीवी मेहता सी के ईडी हैं, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर पाम तेल की इंपोर्ट में तेज गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि दाम तो ज्यादा है ही, और सॉफ्ट ऑयल आपको सस्ता मिले तो डेफिनेटली लोग सस्ता तेल, और हमारा मार्केट तो ऐसे भी प्राइस सेंसिटिव है। पाम तेल में की जो इंपोर्ट में कमी आई है, आगे भी ये ट्रेंड चलेगा या अब यहाँ से ब्रेक होगा? क्योंकि भाव तो थोड़े नरम जरूर हुए हैं, आगे का ट्रेंड आपको कैसा दिख रहा है पाम तेल इंपोर्ट को लेकर मेहता जी? देखिए पहले 2 महीने में अगर आप भाव देखें सोयाबीन और पाम और सनफ्लावर का, आज से 1 महीने के पहले दिसंबर में पाम था 1310 और आज 1190। सेम वे सोयाबीन था 1152, आज 1150 है, और जो सनफ्लावर था 1210, आज 1190 है। तो पाम कम से कम $120 नीचे आया है, और सोयाबीन रिमेन इन द सेम लेवल, सनफ्लावर $30 नीचे आए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 2 महीने के पहले जो इतना भाव ऊपर चले गए थे पाम के, उसके वजह से इंपोर्टर्स और कंज्यूमर शिफ्ट टू द सोयाबीन, और सोयाबीन इज अ ग्लट इन द वर्ल्ड टुडे। जो प्रोडक्ट्स हैं कम से कम 28 मिलियन टन ज्यादा प्रोडक्शन आ रहा है वर्ल्ड में, उसके वजह से सोयाबीन की अवेलेबिलिटी बेटर है और डिस्पोजल का प्रॉब्लम रहा देन, उसके वजह से आज सोयाबीन सस्ता मिल रहा था। और कंट्री लाइक इंडिया और बाकी पाकिस्तान, चाइना, सबको ऑयल चाहिए पहला, तो ऑयल के लिए आज सोयाबीन सबसे सस्ता था। तो नेचुरली पीपल मूव फ्रॉम द सोयाबीन टू फ्रॉम पाम टू द सोयाबीन। पाम का अगर आप देखें 2 महीने में 5 लाख टन कम हुआ, और सामने सॉफ्ट ऑयल सन एंड सोया डबल हो गया, 7 लाख से देखकर 14 लाख टन 2 महीने में आए। मगर अभी जो आप आगे पूछ रहे हैं कि अभी पाम के दाम दब रहा है, गैप कम हो रहा है, तो नेचुरली पाम की फिर से डिमांड निकलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि पाम इज रूल्ड आउट नहीं है, पाम थोड़ा महंगा था इसके लिए सोयाबीन में ज्यादा मूव हो गया, पर लगता है कि पाम अगर थोड़ा और नीचे आएंगे तो पाम की भी डिमांड सही रहेगी क्या? मेहता जी, हाँ। एक सवाल मेरा होगा, जो सैफ्टा के एग्रीमेंट की वजह से नेपाल से जो रिफाइंड ऑयल का जो इंपोर्ट तेजी से बढ़ा है, 40,000 से 50,000 टन ये इंपोर्ट पहुंच चुका है अलग अलग रिफाइंड तेल का, ये कितना खतरनाक है यहाँ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए? और वहां पर उस स्केल पे प्रोडक्शन भी नहीं होता होगा, बाहर के देश यहाँ पे पंप डम की स्थिति कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी का वहां से फायदा उठा रहे हैं, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी का, ये कितना गलत है और हमारी इंडस्ट्री के लिए कितना खराब है ये सर? मेहता जी, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली।
जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो अंडर साफ्टा तेल आना शुरू हो गया नवंबर दिसंबर 2 महीने, अक्टूबर नवंबर में 2 महीने में, 2 अक्टूबर से अभी जब ये ड्यूटी अपने यहाँ बढ़ी, कम से कम 50,000 टन तेल आया। दिसंबर में जो दिसंबर और हर ऐसा लगता है कि हर महीने 40 से 50,000 टन तेल आएगा। अगर हम नेपाल की बात करें कि नेपाल का टोटल पॉपुलेशन कोई 3 करोड़ की आबादी है, 15 लीटर की उसकी पर कैपिटा कंजम्पशन है, उनको 4-4.5 लाख टन तेल चाहिए साल में। और आज जो इंपोर्ट कर रहा है कम से 7 से 7.5 लाख टन इंपोर्ट कर रहा है, उसका मतलब ये है कि जो 2 से 3 लाख टन एक्सेस इंपोर्ट कर रहा है, उनकी मार्केट का इंडिया ही मार्केट है। और आज अभी ऐसा हो रहा है कि वो जो तेल पहले तो नॉर्दर्न इंडिया और बंगाल में तकलीफ देता था, अभी तो राजस्थान और एमपी तक वो नेपाल का माल आ रहा है, पैक होके आ रहा है, आपके नाम से डब्बा पैक होके बन के आ रहा है और सस्ते आ रहे हैं। $50 सस्ता मिल रहा है तो नेचुरली लोकल वाले को तकलीफ दे रहा है। और हमने भी रजूआत गवर्नमेंट में भी कर रहे हैं कि भी ये थोड़ा कुछ चेकमेट होना चाहिए, क्योंकि साफ्टा के अंदर सर्टेन प्रोविजन है, तो गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप इट। या के लिए घरेलू रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खराब है और इसको सरकार को जरूर यहाँ पे संज्ञान में लेना चाहिए। जो भी अगर आप इंपोर्ट करते भी हैं तो उसके एग्रीमेंट के तहत क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके आधार पे ही इस तरह के इंपोर्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी देश का रिफाइंड तेल वहां पर लाके इस तरह का इंपोर्ट किया जाए। शुक्रिया मेहता जी, वक्त कम है लेकिन आपने सारे मुद्दे जो अहम मुद्दे थे उस पर बातचीत आपने की, अपनी राय रखी सी की तरफ।